निवर्तमान अध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के वीरेंद्र बहादुर बहादुर जी हमारे मुख्य अतिथि को पेन दे रहे हैं। कलम वो ताकत होती है, कलम की जो तलवार जो काम नहीं करती वो कलम कर जाता है। हाँ जी जी शुक्रिया माननीय संचालक महोदय। आभार सभी का जो आज लीगल सेल के अधिवेशन को आप मीटिंग में बदला। आजाद समाज पार्टी और बीमार के सभी कार्यकर्ताओं आपको भी आभार। आप सभी को बधाई सतगुरु रविदास जयंती की। इसको पूरे देश के साथ साथ लगभग 56 देशों से ज्यादा में उल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने भारत के अंदर संत शिरोमणि की उपाधि प्राप्त की। भीम आर्मी की ओर से, पार्टी की ओर से, तमाम हमारे सामाजिक संगठनों की ओर से आप सभी को संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जयंती की आर्थिक बधाई देता हूँ। आभार सब छात्रों का नाम लिखकर दिए गए हैं, मुझे भाई ये नाम लिए जाए थोड़ा सा। और भीम आर्मी और समाज पार्टी के कार्यकर्ता कल से व्यवस्था में लगे हुए हैं, उन सभी का आभार शुक्रिया। मंच पर मंचासीन तमाम साथी, भाई चंद्रशेखर आजाद, हमारे लीगल सेल के साथी, आर्य जी हमारे मुख्य अतिथि, हमारे वरिष्ठ अतिथि, यहाँ पर बार काउंसिल के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और तमाम उत्तर प्रदेश से आए आजाद समाज पार्टी लीगल सेल के सभी साथियों का मेरी ओर से आभार शुक्रिया अभिनंदन कि इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया। सबसे ज्यादा आभार यहाँ पर तमाम साथी जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी है, जो इस आंदोलन को मजबूती से चला रहे हैं। आप सबको भी नमन। और नमन बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को, जिन्होंने अपना पूरा समय लगा करके इस आंदोलन को यहां तक पहुंचाने का काम किया। अब चूंकि आज ये अधिवक्ता सम्मेलन हो रहा है, और मेरा मानना यह है कि देश के अंदर अधिवक्ताओं को देश की उन्नति को लेकर हो, वो सामाजिक उन्नति को लेकर हो, वो राजनीतिक या आर्थिक उन्नति को लेकर के हो, वो अधिवक्ताओं का एक बड़ा रोल रहता है। और वो सिर्फ भारत देश में ही नहीं, जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्थित इस पृथ्वी पर देश है, जहां जनमानस बसते हैं, वहां पर अधिवक्ताओं का एक बड़ा रोल रहता है। क्योंकि अधिवक्ता ही न्याय को स्थापित करने का काम करते हैं। मैंने ये भी माना कि जज न्याय स्थापित नहीं करते, अधिवक्ता बहस करके न्याय स्थापित करते हैं। अब हमें यह सोचना है कि हम अधिवक्ता होते हुए अपने इस अधिवक्ता रूप को कहां तक पहुंचा पाए। माफी भी चाहूंगा, कुछ बातें कड़वी भी निकल सकती है मुझसे, उसके लिए पहले पूरा मत मानेगा। पूर्वांचल का क्षेत्र है, पश्चिम की भाषा थोड़ी गलत भी है। अब आप सोचिएगा कि आप अधिवक्ता, अभी बहुत सारे साथियों ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी नहीं है, बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बात कही कि आप अधिवक्ता होते हुए आपने अपने क्षेत्र के अंदर कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने का प्रयास किया। ये कुछ कमियां हैं जो सामने आना जरूरी है। अधिवक्ता ना तो बहुजन समाज के कम है और ना ही दूसरे समाज के कम है। बात यह है कि हम अपने आंदोलन को कितना मजबूत करके अपने आंदोलन पर कितने मजबूती से चल पा रहे हैं। क्या हम फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा सिर्फ मंच पर आकर कार्यक्रम में या फिर प्रसन्नी साथियों के बीच बैठकर स्थापित करते हैं, या फिर वो विचारधारा हम अपने चैम्बर में, अपने सामूहिक कार्यक्रमों में और अपने उनके सामने जिनके सामने बहस करते हैं, उस विचारधारा को वहां भी स्थापित करने का काम। क्योंकि मैं बहुत सारे साथियों से मिला, मैंने देखा
कि यहाँ रंग रूप अलग है। जैसे प्रकृति ने किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, ऐसे ही हमारे अंदर के मन के रंग अलग हैं। कोई अंदर से अपडेट करवा दी है, कोई बाहर से अपडेट करवा दी। अभी आपके लिए एक बात बताऊं मैं कि अभी मुझे सूचना लगी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द हट गए हैं, समाजवादी और पथनिरपेक्ष। कितने अधिवक्ताओं को जानकारी है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द हटे? ये मेरा अपमान करने का इरादा नहीं है, लेकिन सत्यता अति आवश्यक है। इस आंदोलन को हम चला रहे हैं। इसमें अगर हम ही सच ना रख पाए, हम ही सच ना कह पाए, तो मुझे यही नहीं लगता कि जिस न्याय के लिए सदियों से हम लड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर लड़े, फूले पेरियार लड़े, साहू जी लड़े, तथागत बुद्ध से लड़ते आ रहे हैं, उस न्याय को स्थापित नहीं किया जा सकता। मैंने भी आरटीआई मंगवाई है दिल्ली से कि पता लगे कि ये सत्य है। जानकारियों का इतना बड़ा अभाव आज है कि उस अभाव के कारण हमारे आधे काम नहीं हो पाते। जैसे भी हाल फिलहाल की आजमगढ़ की घटना है, आजमगढ़ की घटना क्या, हम जैसे लोगों के लिए तो शर्म की बात है। सन 65 से एक छात्रावास चल रहा था अनुसूचित जाति के लोगों का। वकील साहब ने मुझे बताया भी कि सन 96 में उस पर एफआईआर दर्ज की, जिसको रुकवाया था। शायद 74 रुपए उसकी फीस पर मंत्री बता रहे थे, बता रहे थे कि समाज कल्याण के अधिकारी को, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को फीस जमा करनी होती है। अब आप सोचिए कि समाज कल्याण विभाग का अधिकारी जो डायरेक्ट कितने लाख की रिश्वत लेता होगा, वो दलितों के छात्रावास के 74 रुपए जमा नहीं कर पाता। तो क्या हमें जागृत कहलाने का अधिकार है? क्या हमें उन्नत कहलाने का अधिकार है? या ये कब तक चलता रहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिए, उस वजह से हम कोट पैंट पहने हुए हैं? क्या हम ऐसा कुछ करेंगे कि अगली पीढ़ी आकर के कहेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद हमारे लोगों ने हमारे अधिकार की रक्षा की, जिस कारण से हम कोट पैंट पहने? क्या समझ नहीं आया? क्या हम बाबा साहब के अधिकारों के बल पर ही सारी उम्र जिंदा रहेंगे? समझिए, आज की परिस्थिति विकट है। एक और बहस जहां चलनी चाहिए थी संविधान के आर्टिकलों पर, बहस चल रही है तुलसीदास दुबे जी पर कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये दोहे चुपाइया तो बाबा साहब अम्बेडकर ना जाने कब के पैरोनी से उतर पड़े हैं, हम तो भूल भी चुके हैं ये है या नहीं बने। ये ठीक है कि हमें मीडिया जगह नहीं देता, अच्छी बात है ना दे। ये भी ठीक है कि वो हमें जगह नहीं देता। कहीं अगर उसने हमें जगह देनी शुरू कर दी, तो मैं कुछ साथियों से कह रहा था अभी महाराष्ट्र गया कि आने वाले जो 10 साल है, अगर किसी को अपना न्यूज चैनल चलाना है, किसी को अपने कॉलेज हॉस्पिटल चलाने हैं, तो उसको फूले साहब अम्बेडकर की फोटो के साथ साथ उसके विचारों को खड़े होकर बताना पड़ेगा कि वो विचार ये परिस्थिति पैदा होगी, बिल्कुल होगी। सवाल ये उठता है, देखिए बदलाव तो होगा, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, बिल्कुल बदलाव होगा। लेकिन समय ये उठता है कि वो जो समय बदलाव का है, उस समय के अंदर हम कितनी मेहनत करके बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि भ्रम का जीवन नुकसानदायक होता है। अभी हमारे कार्यक्रम था दिल्ली में, बीएमआरपी का स्थापना दिवस, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वहां प्रधानमंत्री बनाया गया। मैंने इनको कहा भी कि ये देखिए, ये समाज जो है भ्रम पैदा कर देता है, खड़ा कर देता है। किसी को नेता कह देना कि वो हमारा नेता है, एक अलग बात है, किसको कहा जाता है। लेकिन किसी को नेता मान लेना कि वो हमारे नेता है, ये सौभाग्य की बात है। मैं बखूबी जानता हूं कि पूरे देश के अंदर आज बहुजन आंदोलन के नाम से किसी को जाना जाता है, बीमारी भाई चंद्रशेखर आजाद को जाना जाता है।
लेकिन हम जो कहने जा रहे हैं उस पर आप ताले नहीं निकलेंगे। थोड़ा शर्म भी महसूस होगी, मुझे भी होती है, तमाम साथी को होनी भी चाहिए। एक व्यक्ति जो लड़ रहा है, लड़ कैसे रहा है? कोई सुविधा नहीं है। सुविधा कैसी कि हम यहां से जाएं, जिन लोगों से सदियों से लड़ाई रही है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को खड़ा नहीं होने दिया, जिन्होंने काशीराम साहब का खूब तिरस्कार किया, जिन्होंने फूले साहब अम्बेडकर को भी, फूले साहब अम्बेडकर जी को भी लगातार प्रताड़ित करने का काम किया, जो धन से परिपूर्ण है, जो शिक्षा से परिपूर्ण है, जो ताकत से परिपूर्ण है। अभी यहां से निकले 10 लोग घेर लें, कुछ भी करते क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी घटना घटित होगी मुजफ्फरनगर में, वहां पर एक विधायक जीता है पार्टी के, हम सब लोगों के सहयोग से। तो साहब वहां जाते हैं तो वहां पर कुछ मनु की औलादें, तुच्छ औलादें, सही सामने की तो अच्छी औलाद तो नहीं होगी, अच्छी औलाद होती तो सामने आकर सवाल जवाब करती, तर्क करती हम लोगों से कि भाई आओ, हमने तुम्हें 5000 साल जमीन में गाड़ के रखा, पिछले 50 साल से तुम खड़े हुए हो, हम पिछले 100 साल से शिक्षा, हजारों साल से शिक्षा ले रहे हैं, तुम अपने तर्क करना चाहते हैं, वो तो नहीं कर पाए। गाड़ियों पर हमला किया जाता है, गाड़ियां तोड़ दी जाती। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने कार्यकर्ता है जिनके दिल में आग लगी, जिन्होंने एक लाइव के माध्यम से, एक पोस्ट के माध्यम से, जिन्होंने जाके मन से ये सोचा कि नहीं, चंद्रशेखर आजाद हमारे नेता हैं, अगर चंद्रशेखर आजाद की तरफ उंगली उठेगी तो ये पूरे बहुजन समाज की तरफ उंगली उठना। ऐसे कितने लोग हैं? मैंने पहले ही कहा कि मुझे भ्रम में जीना पसंद ही नहीं है। इतिहास बनाना सीखिए, बनाना मत सीखिए कि घटना हुई और छोड़ दी। नहीं, ये नहीं, बिल्कुल ये नहीं। अपनी स्थिति परिस्थिति बदलिए, अपनी स्थिति परिस्थिति बदलिए, अपने सोचने का तरीका बदलिए। वो जो लोग बढ़कर बैठे हैं, जो लोग आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर हमारे साथ अन्याय करते हैं, सिर्फ उनका सोचने का तरीका बदला हुआ है और इससे अधिक कुछ नहीं। अभी साथी कह रहे थे कि कोई केस होता है तो हमसे नहीं लड़ाया जाता, सार कहने का ये था, दूसरे लोगों के पीछे भागा जाता है। ये एक बड़ा चिंतन का विषय है कि जहां समाज की आर्थिक उन्नति हमारे द्वारा होनी चाहिए थी, अगर किसी वकील के घर में 10 रुपए जा रहे हैं तो किसके घर में जा रहे हैं? हमारे घर में जा रहे हैं। जहां हमारी आर्थिक उन्नति होनी चाहिए थी, वहां हमने 10,000 अपने वकील को देना पसंद नहीं किया, 3 लाख कहीं और देना पसंद किया। छोटी छोटी चीजों पर विचार करना शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए। सही मायने में बहुजन जन आंदोलन चलेगा कैसे, इस पर चर्चा कीजिए। ये तो मुझे फक्र भी महसूस होता है। फक्र की बात नहीं है कि आज कहीं कुछ हो जाता है, कोई आंदोलन हुआ, कोई लड़ाई हुई, तो फौरन एडवोकेट खड़े हो जाते और कहते भैया बिना फीस के हम लोग जमानत करके दिखाएंगे और बाहर निकाल कर लाते। ये तो गर्व की बात है। अभी कुछ साथी कह रहे थे कि भैया 19 दिन जेल में रहे। मैं कहता हूं कि जेल में इंसान रहता है, कभी जानवर जेल में रहते देखा ना? भाई चंद्रशेखर आजाद जी 15-16 महीने जेल में रहे, भाई साहब आपने कोई जानवर देखा है जेल में? सारे इंसान ही देखे। तो महसूस कीजिए गर्व कि अगर आंदोलन लड़ते लड़ते जेल जाना पड़े तो यही तीर्थ है हमारे लिए और यही गौरवान्वित चीज है। और फिर देखिए बीमार ने किया क्या? वो जो डर था, जो ये कहा जाता था कि नहीं तुम आंदोलन करके जेल चले जाओगे, जमानत कौन कराएगा, घर भूखा मर जाएगा, यही आंदोलन का ये डर जो था, ये तो बीमार ने निकाला। इतने बीमार भी कार्यकर्ता क्या, किसको डर लगता है आंदोलन करने से? मुंह से बोल के बताए सही से नहीं लगता है ना? तो फिर देखिए, जब जब व्यवस्था बदलने की बात होती है तब तक मनु की औलादों को दुख होता है। और मनु की औलादों ने ये षड्यंत्र, जो ढोल गवार का षड्यंत्र जो पूरे तरीके से खिलाफ फैलाया हुआ है,
ये मुझे महसूस होता है कि कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन समाज में बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे मैं कहूं कि यहाँ का ओबीसी समाज आज आर्टिकल 340 को आज समझा है, अगर वो कहीं पहले समझ जाता तो मंडल कमिश्नर की सारी सिफारिशें लागू हो चुकी। मुझे ये महसूस होता है कि ओबीसी समाज को समझा है, जो फुले साहब को जाना है। इसी कारण से आज रामायण, महाभारत, रामचरितमानस ये सब चीजें निकल निकल कर बाहर आ रही है, मतलब ये तो यही थी। अब समझना हमको है कि हम अपनी क्षमता अनुसार कहां तक समाज को समझा सकते हैं। अधिवक्ताओं का तो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण काम है कि अधिवक्ता और शिक्षक किसी भी समाज के आखिरी मुहाने तक जाते हैं, आखिरी पायदान तक जाते हैं। वो उस बैकवर्ड क्षेत्र तक भी पहुंच जाते हैं जहां तक सुविधाओं पर पहुंचना मुश्किल होता है, शिक्षक और अधिवक्ता। और अगर अधिवक्ता और शिक्षक एक बार ठान ले तो व्यवस्था सालों में नहीं, वो महीनों में परिवर्तित करने का मादा रखते हैं। लेकिन शर्ते जो अपनी जिम्मेदारी को भरपूर समझने का प्रयास करें। अगर कोई ये सोचता है कि सिर्फ सड़क के आंदोलन से लड़ाइयां जीती जा सकती है, तो बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र ना देकर जाते, तलवार देकर जाते आप। बाबा साहब अम्बेडकर पेन ना देकर के जाते, कट्टे देकर जाते आप, जाओ लड़ो जीतो। लेकिन नहीं, बाबा साहब लोकतांत्रिक व्यवस्था देकर गए और वोट का अधिकार देकर गए और कहा कि ये वोट का अधिकार एक ऐसा अधिकार है कि जो अधिकार चाहिए सत्ता स्थापित करनी हो या फिर इस देश की जुडिशरी में जो चंद परिवार बैठे हैं, सामंतवाद का जो बढ़ावा दे रहे हैं, उस व्यवस्था को खत्म करना हो तो इसे एक वोट का प्रयोग करना और इस देश पर राज करना, जो जीवा है को बदल कर रख देना। अफसोस कि यह आंदोलन हमेशा व्यक्ति पूजा की भेंट चढ़ा। ये व्यक्ति पूजा भी सब मुझे कहां से मिला? जब आदरणीय आजादी के साथ होता हूं तो एक बार एक कार्यकर्ता को, पहले तो उस कार्यकर्ता ने आते पंच हुए और पकड़ लिया भाई साहब, मैंने भाई हाथ जोड़कर निवेदन है व्यक्ति पूजा से दूर रहो। व्यक्ति पूजा ने पहले भी इस आंदोलन को बहुत नुकसान हुआ, तो इस शब्द मैंने वहां से उठाया, इस शब्द पर रिसर्च किया तो पता लगा भाई व्यक्ति पूजा के क्या मतलब होता है। तो ये आंदोलन पहले भी व्यक्ति पूजा की भेंट चढ़ा, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है, ये मुझे महसूस अपनी शिक्षा के बल पर हो रहा है कि अब ये आंदोलन, मुझे ये लगता है कि ये आंदोलन बहुत तेजी से प्रवाहित हो रहा है, बहुत तेजी से चल पड़ा और अब इसमें इतने सारे चेहरे हैं कि इस आंदोलन को रोकना नामुमकिन है। और शर्ते खासतौर से अधिवक्ता अधिक प्लस वक्ता यानी कि अधिक बोलने वाले लोग अपनी बातों को और लंबा करना शुरू करें और ज्यादा जगह अपनी बातों को बताना शुरू करें और ये भी बताएं कि भीम आर्मी का काम इस देश में क्या है। मैं मनु के अधिवक्ताओं से भी कहना चाहता हूं, जो मनु की विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं कि हमारे काम के बल पर अगर तुम्हें भी ये लगता हो कि भीम आर्मी की सारी विंगें वाकई न्यायोचित आंदोलन कर रही है, वाकई मानवता के पक्ष में खड़ी है, वाकई को अपने महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करने के लिए रात दिन होकर के एकजुट होकर के लड़ रही है, तो चर्चा जरूर कीजिएगा साहब। और वरना हम तो आपके काम की चर्चा करते हैं कि जो उच्च नीच की भावना आप लोगों ने, आपके महापुरुषों ने स्थापित की, आप पुनः उस भावना को स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप पुनः फिर इस देश के बहुसंख्यक समाज को अछूत नीच बनाकर छोड़ देना चाहते हैं। हम तो तारीफ करते हैं भाई उनकी, तो उनको भी फर्ज है, उनको भी बताइएगा जो साथ के हो जाइए, अपने चैम्बरों में बैठकर बात कीजिए कि भीम आर्मी के लोग जो न्याय की बात करते हैं, जो कलम के बल पर इस देश को जीतने की ताकत रखते हैं, वो अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। यह भी तय है, ये तो चुनौती के साथ में है कि ये काम होगा, ये काम बिल्कुल होगा और इसके इस प्रकृति के अंदर
इतना कोई तुरंत कहानी होगा जो हमारे इस आंदोलन को रोक पाए, किसी भी कीमत पर नहीं रोक पाए, क्योंकि आंदोलन का कोई उपाय नहीं है। अधिकतर सहन के साथ ही एक निवेदन मेरा और है, कुछ घटनाएं आपके क्षेत्रों में स्टेट लेवल पर और केंद्रीय लेवल पर ऐसी होती है कि जो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है। मैं ये भी जानता हूं कि आपका एक लिखा हुआ लेटर, जैसे 56(3) में किया गया मुकदमा, ये आने वाले समय में उन घटनाओं को रोक सकता। बहुत तमाम घटनाएं होती हैं। तो एक निवेदन ये भी है कि इस प्रकार की घटनाओं का संज्ञान जरूर लें, और एक वादा जो मेनली यहां होना चाहिए, अधिवक्ताओं की जो परेशानियां हैं, जो दर्द मैं यहां 2-3 घंटे से बैठा हुआ सुन रहा हूं, उन परेशानियों की जिम्मेदारी मुझे लगता है आपको भाई दत्त सिंह आजाद के कंधों पर छोड़ देनी चाहिए। इनके कंधों पर परेशानी की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। बस इनको तो आप ये कहिए कि हम आपको अपनी यूनिट की तरफ से इतना मजबूत संगठन इस देश के अंदर देंगे कि उस संगठन को तोड़ नहीं पाए। क्योंकि मुझे एहसास है, मैंने देखा भी हम लोग साथ ही रहते हैं, कि एक न एक दिन वो जरूर आएगा कि जिन लोगों का जुडिशरी पर प्रभुत्व है, जो लोग यहाँ अपना झंडा गाड़े में बैठे हैं कि हमारे सिवा कोई आ ही नहीं सकता, एक दिन वो जरूर आएगा कि जिस दिन आप में से भी वहां पर लोग बैठे होंगे और वहां पर भी क्षमता के आधार पर चयन किया जाएगा। ये दिन जरूर। शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे सुना। हालांकि मैंने टॉपिक से हटकर बात की है, लेकिन मेरी बातों पर गौर जरूर फरमाइएगा। उन्हें तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इतना भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने कराया, विशेषकर MS आर्य जी का, कि ये आजाद समाज पार्टी का और भीम आर्मी अधिवक्ता सेल का द्वितीय अधिवेशन जो मऊ में हो रहा है, ये वाकई काबिल तारीफ है। शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, जय भारत, जय जवाहर।